हाँ जी बच्चों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी क्लास के अंदर। देखिए बेटा, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वही रियल लॉ है। उसके बेसिस पे हमने उसको सोल्व भी कर दिया था। ठीक है बेटा। देखिए बेटा, उसके बाद हमने डिस्कस किया था इंपल्स के बारे में कि क्रिकेटर बॉल को कैच करते वक्त अपने हाथों को पीछे की तरफ क्यों खींचता है, क्रोकरी आइटम्स को किसी पेपर के अंदर, न्यूज पेपर के अंदर रैप करके क्यों दिया जाता है। तो वो सारी डिस्कशन हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कर ली थी। जिस बच्चे ने नहीं लगाया लास्ट लेक्चर तो वो यूट्यूब पर जाकर या फिर रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाकर वीडियो देख लेगा। आज का जो हमारा बेटा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है बेटा एप्रियंट वेट। देखो बेटा, पहली बात तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कुछ एपियर वर्ड से आ रहा है ये वर्ड, एपियरेंट वर्ड, एपियर है ना। मतलब कि एपियर होने वाला वेट, जो वेट हमको एपियर हो रहा है, एपियर हो रहा है मतलब कि कुछ एक्चुअल वेट होगा, मान लीजिए 70 केजी है बट हमें अपियर हो रहा है 80 केजी, या हमें अपियर हो रहा है 60 केजी। तो अपियरन वेट होता है जो एक्चुअल वेट से कुछ कम या ज्यादा हो, जो हमें सिर्फ अपियर हो रहा हो कि वेट तो 70 केजी है, ठीक है, पर हमें अपियर कितना हो रहा है 80 केजी या फिर 60 केजी। बेटा केजी में कहना गलत होता है, केजी मास होता है बेटा, केजी तो मास होता है। वेट जब हम लोग लिखते हैं ना तो न्यूटन में लिखते हैं, बट हम लोग जब भी वेट की बात करते हैं, वेट मापने की बात करते हैं या फिर हम अपने वेट की बात करते हैं तब हम केजी में बात करते हैं। केजी में तो मास होता है बेटा, ठीक है, इसीलिए इसीलिए मैंने यहाँ केजी लिख दिया। वैसे न्यूटन के अंदर होता है जो वेट होता है ना, वेट होता है कि हमें अर्थ अपनी तरफ कितना खींच रही है। किसी भी मास को, हमारा मास मान लीजिए, उसको अर्थ अपनी तरफ जी एक्सेलेरेशन के साथ खींच रही है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ खींच रही है। तो हमारा बेटा वेट क्या हो जाता है, एमजी होता है, एमजी, मास इनटू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और मास इनटू एक्सेलेरेशन क्या होता है, फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो वेट की यूनिट भी क्या होनी चाहिए, न्यूटन, ठीक है। बट हम डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं केजी, जब हम अपने वेट की बात करते हैं, किसी भी सामान के वेट की बात करते हैं तो हम केजी में ही बात करते हैं, ठीक है। बट केजी में मास होता है, थोड़ा जनरल नॉलेज का पॉइंट हो गया ये, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे थे, एपिरेंट वेट की। एपिरेंट वेट मतलब जो हमें अपियर हो रहा हो सिर्फ, ठीक है, एक्चुअल वेट वो ना हो। एक्चुअल वेट से जो अलग वेट आएगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एपिरेंट वेट, ठीक है। देखो बेटा, ये टॉपिक सिर्फ समझने वाला टॉपिक है, इसको बड़े ध्यान से समझ लो, ठीक है। इसकी थ्योरी और इसके बारे में जो कुछ भी लिखना है वो आप लोगों को हु बहू बुक के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। आप जो भी बुक प्रेफर करते हो, आप सभी को, वैसे प्रदीप के लिए बोला हुआ, प्रदीप पब्लिकेशन आप लोग यूज करिए, ठीक है। फिर भी आप जो भी बुक, अच्छी बुक कोई भी आपको जो पसंद है वो प्रेफर करते हो तो उसमें भी ये टॉपिक मिल जाएगा बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। तो बेटा एपिरेंट वेट का टॉपिक हम लोग कहां पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं एलिवेटर में। एलिवेटर क्या होता है, लिफ्ट, लिफ्ट सुना होगा, मॉल वगैरह के अंदर लिफ्ट होती है, वहां हम लोग एपिरेंट वेट की बात करते हैं। देखिए बेटा समझिए इस बात को, मैं पहले केस के अंदर क्या बात कर रहा हूं कि एक लिफ्ट है। बड़े ध्यान से समझना बेटा, ये टॉपिक समझ में आ गया तो 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का हो गया आप लोगों का, कंपटीशन के लिए पक्का हो गया, ठीक है। नॉट फॉर ओनली फॉर सिलेबस, ऑल्सो फॉर कॉम्पिटिटिव लेवल, ये टॉपिक आता आता है, ठीक है। आप किसी एलिवेटर, किसी लिफ्ट में खड़े हो जिसके अंदर एक वेइंग मशीन है, ठीक है, वेइंग मशीन जो आपका वजन तोलेगी। आपका जो वेट होगा वो एमजी होगा, मैंने बता दिया। जिस जिस वेट, जिस फोर्स के साथ अर्थ किसी भी मास को अपनी तरफ खींचती है उसे हम बोलते हैं वेट। वेट के अपोजिट होता है बेटा नॉर्मल रिएक्शन। या फिर आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि वेइंग मशीन आपको क्या रीडिंग दे रही है, वेइंग मशीन आपको क्या रीडिंग दे रही है, ठीक है। पहला केस क्या है, जब लिफ्ट रुकी हुई है, एलिवेटर और लिफ्ट इज एट रेस्ट। अच्छा रेस्ट पे है तो मतलब इसका मोशन नहीं हो रहा, मतलब कि एक्सेलेरेशन क्या होना चाहिए, जीरो, ठीक है।
ना तो लिफ्ट ऊपर जा रही है ना लिफ्ट नीचे आ रही है, हमारा एक्सेलरेशन कितना है 0। तो वेइंग मशीन में जो रीडिंग आएगी या जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन होगा वो किसके बराबर आएगा, mg के। मतलब जितना हमारा एक्चुअल वेट है हमें अपीयर भी उतना ही हो रहा होगा, उसमें कोई भी अलग रीडिंग हमारे पास नहीं आएगी। जो हमारा एक्चुअल वेट है हमें वो ही दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये तो हुई बेटा रेस्ट की बात। दूसरा केस मैं कहता हूं कि जो लिफ्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रही है, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ऊपर आ जा रही है। हमारा वेट वही mg नीचे की तरफ लगेगा क्योंकि अर्थ किसी भी मास को नीचे की तरफ खींचती है। और जो नॉर्मल रिएक्शन होगी जिसे आप रीडिंग की तरह पढ़ लो वो हमारे पास हो गया r। दूसरा केस हमारे पास क्या है, एलिवेटर या फिर लिफ्ट बोल दो, इज मूविंग या इज इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है बेटा, यूनिफॉर्म मोशन हमने पढ़ा था, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब हर बार इक्वली डिस्प्लेसमेंट हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब हर बार वेलोसिटी सेम रहेगी। मतलब हर बार वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। ठीक है, हर बार वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो बेटा एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt। ठीक है, आप लोग का साइंस लेने के बाद फिजिक्स करने के लिए बेटा आपको पीछे वाले काम की नॉलेज होना बड़ी जरूरी हो जाती है। अगर जिस बच्चे को ये पीछे वाली बातों की नॉलेज नहीं है कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, क्यों मैंने वेलोसिटी को कांस्टेंट लिखा है, क्यों मैंने एक्सेलरेशन को dv बाई dt लिखा है, तो बेटा उसके लिए पढ़ना फिर बड़ी मुश्किल सी बात हो जाती है। तो अपना काम साथ ही साथ करो। अब ये टॉपिक भी आगे कहीं आ जाएगा, तो अपना काम बेटा साथ साथ कवर करो ताकि आप लोग को कहीं भी दिक्कत ना आए। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt। अब मैंने कहा v तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट चीज तो चेंज होगी नहीं, तो टाइम के विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट तो चेंज नहीं होगा, तो कांस्टेंट में चेंज क्या है, 0। चेंज ना होना मतलब 0। ये केस भी कैसा बन गया, एक्सेलरेशन क्या है, 0। ठीक है, एक्सेलरेशन 0 मतलब जो रीडिंग या जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो हमारे पास एक्चुअल मास के बराबर ही आएगा। जो हमें अपीयर हो रहा होगा वो भी उतना ही होगा जितना किसी चीज के अंदर वेट है। ठीक है, तो अपीरेंट वेट कहाँ गया जी, अपीरेंट वेट का अभी तक तो कुछ आया ही नहीं। तो ये दो केस तो हो गए, जब लिफ्ट रेस्ट पे है तब हमारा अपीरेंट वेट हमारे ही वेट के बराबर आएगा, और जब यूनिफॉर्मली मूव कर रही है तब तब भी हमारे वेट के बराबर ही आएगा। फिर चलते हैं थर्ड केस के ऊपर। थर्ड केस देखिए बेटा क्या होगा, व्हेन एलिवेटर या लिफ्ट मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ए। जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही हो ए एक्सेलरेशन के साथ। देखिए बेटा मैं एक छोटी सी बात पूछता हूं आप लोगों से कि मेरे पास कोई बॉडी है, उस पे 10 बंदे इस तरफ खींच रहे हैं उस बॉडी को, और 2 पर्सन इस तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, तो बॉडी किस तरफ जाएगी, आप कहोगे जी उस तरफ जाएगी, है ना, क्योंकि उधर 10 बंदे खींच रहे हैं। पर 2 बंदों का जो खींचने की शक्ति है वो यहां कैंसिल हो जाएगी, बचेगी सिर्फ 8% की। ये 8% उसको उस तरफ खींच के लेके जा रहे हैं। इस बात पे एग्री करते हो। इसी तरह मैं इसको अगर फिजिक्स की फॉर्म में बोल दूं कि 10 न्यूटन की फोर्स इस तरफ लग रही है और 2 न्यूटन की फोर्स इस तरफ लग रही है, तो बॉडी ओवरऑल किस तरफ मोशन करेगी, आप कहोगे जी 8 न्यूटन के साथ ज्यादा वाली की तरफ।
मूव करेगी, मतलब जिस तरफ वो जा रही थी उस तरफ मूव करेगी। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्योंकि 2 न्यूटन का इफेक्ट खत्म हो जाएगा 10 में से। ठीक है, इसी चीज का थोड़ा सा हम लोग यूज करते हुए ये टॉपिक समझ लेंगे। अभी देखो कैसे समझेंगे। ये लिफ्ट थी, बड़े ध्यान से समझना बात को। ये उसमें वेइंग मशीन थी, ये mg डाउनवर्ड था, जितना एक्चुअल वेट है। ये नॉर्मल रिएक्शन, जिसको आप रीडिंग की तरह भी समझ सकते हो कि वेइंग मशीन में रीडिंग क्या आ रही है। और लिफ्ट ए एक्सेलेरेशन के साथ ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, देखिए बेटा, एक्सेलेरेशन है और हमारे पास मास है, जी जी नहीं कह रहा मैं, मास। तो मास इंटू एक्सेलेरेशन फोर्स, मतलब कि मास ऊपर की तरफ किस फोर्स के साथ जा रहा है? फोर्स ऑन मास m। कितनी लिख देंगे? F क्या होती है? m में। कौन कहता है? सेकंड लॉ। न्यूटन के सेकंड लॉ से हम यही पढ़ कर आए हैं। अब जिस बच्चे ने सेकंड लॉ नहीं पढ़ा उसके लिए दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो जो काम करवा दिया जाए वो साथ साथ पढ़ लेना है बेटा। ठीक है, फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ से लिख दिया हमने इस बात को। ठीक है, अब आप देखिए बेटा, बॉडी जा रही है ऊपर की तरफ। ठीक है, mg है नीचे की तरफ और r ऊपर की तरफ। तो मैं f को लिख सकता हूं फ्रॉम फिगर, जो f होगा वो किसके बराबर आ जाएगा? r माइनस एम जी। जैसे हमने लिखा था ना, ये 10, ये 2 ऊपर की तरफ 8 से जा रहा है, ये 10, ये 2 ऊपर 8 से जा रहा है, तो 8 कैसे निकाला था? 10 माइनस 2, है ना? तो वैसे हमने लिख दिया, ये किसके बराबर है? तो जो रीडिंग होगी, जो नॉर्मल रिएक्शन हो, वो किसके बराबर आ जाएगा? ये इधर आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, देखिए बेटा, खुद का वेट तो था mg, मान लो 70 केजी था, जैसे हम न्यूटन में बोल रहे हैं उसको, चलो 70 केजी बोल देता हूँ। 70 केजी था, उसके साथ कुछ और टर्म भी आ रही है। और ऐसा ही होता है जब हम लिफ्ट के अंदर मूव कर रहे होते हैं और लिफ्ट अपवर्ड मोशन कर रही होती है, तो हमें भी अपना वेट ऐसे लगता है कि हम थोड़े भारी भारी हो गए हैं। ठीक है, कभी एक्सपीरियंस करना, जब आप लोग कभी भी लिफ्ट के अंदर मूव करो, तो जो हमारा अपीरेंट वेट होगा वो हमारे एक्चुअल वेट से कुछ ज्यादा होगा और बॉडी अपने आप को हैवी फील करेगी। ठीक है, कैसे किया हम लोगों ने कि मास एफ फोर्स के साथ ऊपर की तरफ जा रहा है क्योंकि एक्सेलेरेशन ए था। ठीक है, अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देंगे, आर माइनस एम जी। आर किसके बराबर आ जाएगा? एम जी को इधर ले आएंगे। ठीक है, एम जी को इधर ले आएंगे, प्लस का हो गया। अब एम जी में कुछ जुड़ रहा है, मतलब हमें हमारा वेट कुछ ज्यादा महसूस होगा। ठीक है, तो इस केस के अंदर क्या होगा? अपीरियंट वेट इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट। अपीरेंट वेट इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट एंड कोई पर्सन है या कोई बॉडी है फील हैवी देन इट्स एक्चुअल वेट। ठीक है, तो वो अपने आप को थोड़ा हैवी फील करेगी। ठीक है भाई, ये बात हुई। अब थर्ड केस के ऊपर चलते हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कर लो, थर्ड पे चलते हैं। मूविंग डाउनवर्ड, अब लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, ए एक्सेलेरेशन के साथ। हम्म? अब देखो बेटा, ए एक्सेलेरेशन के साथ कोई मास नीचे की तरफ आ रहा है, फोर्स ऑन बॉडी ऑफ मास, या सीधा मास लिख सकते हो एम। एफ किसके बराबर होगा? एम ए। कहां से आया? न्यूटन का, न्यूटन सेकंड लॉ से।
ठीक है। पर फ्रॉम फिगर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो एफ होगा नीचे की तरफ है ना, तो एम जी माइनस आर है ना, नीचे की तरफ है तो एम जी माइनस आर। आर हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, एम जी माइनस एफ, एम जी माइनस एम ए। हमारा तो कुछ वेट था, उसमें से कुछ कम अपीयर होगा हमें, और हम अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। और ऐसा एक्चुअल में भी होता है, आप लोग लिफ्ट में जब नीचे की तरफ मूव कर रहे होते हो तब आप अपने आप को हल्का महसूस करते हो बेटा, ठीक है। तो जो एपीरियंट वेट होगा इज लेस देन एक्चुअल वेट एंड पर्सन और बॉडी फील लाइटर देन एक्चुअल वेट। एक्चुअल वेट से अपने आप को थोड़ा लाइट महसूस करेगी बेटा, ठीक है। तो ये बात होगी हमारे पास। अब मजेदार बात बेटा क्या है, अगर बॉडी डाउनवर्ड मूव करे जी एक्सेलेरेशन के साथ, मतलब कि लिफ्ट का कंट्रोल हो गया खत्म, वो ऊपर से एकदम आके नीचे गिरेगी। और कोई भी चीज अर्थ की तरफ किस एक्सेलेरेशन से आती है, जी एक्सेलेरेशन के साथ। अगर एक ही जगह एक्सेलेरेशन हुआ जी, मतलब कि फोर्स लग रही होगी एम जी, ये पांचवा केस है, ठीक है। मतलब कि एफ यहां क्या आ जाएगा जी, मतलब कि वेट जीरो, एपिरेंट वेट कितना हो जाएगा जीरो। मतलब कि जब लिफ्ट एकदम से नीचे गिरेगी पर्सन का कुछ वेट बचेगा ही नहीं, क्योंकि लिफ्ट का मास ज्यादा है, वो पहले आके गिरेगी, आप बाद में आके गिरोगे और आप कहीं बीच में झूल रहे होंगे। इस केस में आपका वेट क्या हो जाएगा, जीरो। आपको अपना वेट महसूस ही नहीं होगा, क्योंकि लिफ्ट जब एकदम से नीचे आके गिरेगी तो आपको आपका वेट क्या लगेगा, जीरो, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, मतलब एपरेंट वेट क्या हो जाएगा, बिकम जीरो। एपीरेंट वेट आपका क्या हो जाएगा, जीरो। एक और मजेदार बात देखो बेटा, सिक्स, अगर लिफ्ट हो गई खराब, क्योंकि लिफ्ट में बेटा ऊपर ले जाने के लिए भी रोप सिस्टम होता है, खींचती है, नीचे आने के लिए भी रोप सिस्टम होता है, और ये जो रोपिंग सिस्टम है वो खराब हो गया, और लिफ्ट को वो ए एक्सेलेरेशन के साथ तो लेकर आ रहे हैं, पर ए एक्सेलेरेशन ग्रेटर देन जी है। लिफ्ट 9.8 मीटर पर सेकंड से भी तेजी से आगे नीचे की तरफ गिर रही है। फोर्स कितनी लग रही होगी, एम ए। रिजल्ट कितना आ रहा होगा, एम जी माइनस एम ए। जी 9.8, ये 9.8 से भी ज्यादा। मतलब अगर मैं एम को कॉमन ले लूं, अंदर क्या बचा, जी माइनस ए। ज्यादा कौन है, ए। छोटे में से बड़ा माइनस होगा, आंसर आएगा नेगेटिव। इस केस में जीरो नहीं, आपका वेट हो जाएगा नेगेटिव, और आप लिफ्ट की छत पे जाके लगोगे, छत से जाके चिपक जाओगे, और जैसे लिफ्ट नीचे गिरेगी तब आप आके नीचे गिरोगे, और इट काज सीरियस इंजरी और डेथ। इस केस में पर्सन की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि वो एकदम से जाकर लिफ्ट के ऊपर लगेगा छत के साथ, खुद का वेट तो जीरो से, जीरो तो क्या नेगेटिव ही हुआ खड़ा है, और पर्सन सीरियस इंजरी को मीट कर सकता है या फिर डेथ को। तो इस केस के अंदर हमारे पास क्या होगा, अपीरेंट वेट नेगेटिव में आ रहा होगा। अपीरेंट वेट बिकम नेगेटिव, दैट इज पर्सन और बॉडी। नेगेटिव का मतलब बेटा क्या है कि पॉजिटिव होता तो अर्थ की तरफ गिर रहा होता, नेगेटिव है तो मतलब अर्थ से अपोजिट ऊपर की तरफ चला जाएगा, और इतना ऊपर चला जाएगा कि टकरा के ऊपर ही चला जाएगा, ठीक है। पर्सन और बॉडी स्टिक टू द
सीलिंग, सीलिंग मतलब छत, सीलिंग ऑफ एलिवेटर और लिफ्ट। इस केस में पर्सन को गंभीर चोटें भी लग सकती है और यहां तक कि उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है भाई, ये टॉपिक बेटा समझ में आया अच्छे से तो मेरे को बताओ एक बार फटाफट स्पीड के साथ, फिर अगला टॉपिक करवाते हैं। ठीक है भाई, रितु और कामना को समझ में आ गया, किसी को ना समझ में आए तो बताओ भाई। रमन को भी समझ में आ गया भाई, सोनम को भी आ गया। ऑनलाइन के अंदर बेटा समझाना मुश्किल तो हो जाता है, बट जब आप लोग कहते हो कि हाँ समझ में आ गया सर, तब बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, और बस 4 बच्चों को समझ में आया है? किसी को नहीं समझ में आया तो बेटा शर्माना नहीं है, बताओ जरूर, ताकि आप लोग की समस्या का समाधान किया जा सके। हम है किस लिए? आपको समझाने के लिए ही है भाई। 4 बच्चों को छोड़ के बाकी किसी को समझ में नहीं आया क्या? बाकियों को करवाना पड़ेगा। निशिता को समझ में आ गया, मुस्कान को भी समझ में आ गया भाई। कोई और है तो देखो भाई, जिसको नहीं समझ में आया वो ना भी लिख सकता है कि सर जी नहीं समझ में आया, दोबारा करवा दो, दोबारा करवा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो बेटा 5 मिनट ही लगेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आया और आप शर्मा के बोले भी नहीं कि सर जी समझ नहीं आया, तो बेटा ये टॉपिक रह ही जाएगा आप लोगों का। ठीक है, देखो बेटा अगर किसी को ना समझ में आया हो तो ठीक है भाई, फिर सबको समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। ठीक है, चलो भाई अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। फिजिक्स बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है बेटा, ये तो हम ऑनलाइन में कर रहे हैं, जब ऑफलाइन में करेंगे तब आप लोग को और भी मजा आएगा कि वाकई में सर बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, क्योंकि डेली लाइफ से जुड़ी हुई सारी चीजें हैं, ये लिफ्ट वगैरह हम सब कुछ डेली लाइफ के अंदर पढ़ते हैं, ये वहीं से सब कुछ उठाया हुआ सिस्टम है, बस हम उसको थोड़ा सा मैथमेटिकल और थोड़ा साइंस की फॉर्म के अंदर पढ़ लेते हैं। ठीक है भाई, ये था हमारे पास एपिरेंट वेट का टॉपिक। इसका जो थ्योरी पोर्शन है, चाहे इतना लिखना चाहो तो जितना मैंने लिखवाया इतना भी लिख सकते हो, या फिर आप लोग जो भी बुक यूज कर रहे हो वहां से कर लो इस टॉपिक को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा कनेक्टेड मोशन, ये आप लोगों का लास्ट टॉपिक है मेरी तरफ से। फिर भी कोई टॉपिक छूट गया हो बीच में तो आप लोग मुझे बता सकते हो, मैं करवा दूंगा। देखो बेटा आप लोगों ने देखा होगा कुआं होता ना, कुआं, उसके ऊपर एक रस्सी लगी होती है, बाल्टी लगी होती है, और हम लोग एक गोल चक्रे के ऊपर से रस्सी को टपा रहे होते हैं, उसको बोलते हैं पुली। क्या बोलते हैं उसे? पुली। ठीक है, अब इस पुली के साथ एक रस्सी बंधी हुई है, साथ में लटका हुआ एक मास M1, और दूसरी तरफ ये रस्सी जब जा रही है तो वहां लटका हुआ मास M2। ठीक है, M1 M2 से ज्यादा है, मतलब ये भारी है तो ये अपनी तरफ खींचेगा। इसका खुद का वेट तो कितना हो गया mg, ये तो डाउन बॉडी लगना है। M2 का M2g, ये M1g आएगा, M1g। ठीक है, ये a एक्सेलेरेशन के साथ नीचे की तरफ आ रहा है, ये उसी a एक्सेलेरेशन के साथ ऊपर की तरफ जा रहा है। देखिए बेटा एक नया वर्ड मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ये है टेंशन। मैंने एक बार आपको बताया था सरफेस टेंशन के बारे में वाटर के केस में। टेंशन का मतलब होता है बेटा खिंचाव। रस्सी के अंदर हम लोग यहाँ खिंचाव को ही पढ़ेंगे। अब वेट नीचे की तरफ लग रहा है तो खिंचाव ऊपर की तरफ लगेगा, वेट नीचे की तरफ है तो रस्सी के अंदर टेंशन मतलब खिंचाव ऊपर की तरफ होगा। ये हमारे पास कुछ केस है ऐसा कनेक्टेड मोशन का। इस तरह के आप लोग को बहुत सारे केस मिलेंगे बुक के अंदर, पर सारे के सारे सोल्व हो जाएंगे इससे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पहले फ्रॉम फिगर। पहले इस मास की बात करते हैं इसकी। देखो बेटा ए एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ, मतलब फोर्स नीचे की तरफ लगेगी, और जब नीचे की तरफ लगेगी तो किसके बराबर आएगी? नीचे वाला माइनस में ऊपर,
m1g माइनस टी, जैसे भी किया था हम लोगों ने, ठीक है। और ये फोर्स होती है किसके बराबर है, मास इनटू में एक्सेलरेशन, इसके बराबर आ जाएगा। दोबारा देखो, फोर्स नीचे, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है क्योंकि भारी है तो नीचे की तरफ जाएगी, फोर्स नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ जाएगी तो नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा देंगे। फोर्स किसके बराबर आएगा, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा दिया। फोर्स होती है किसके बराबर, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास कितना है m1, एक्सेलरेशन कितना है a, तो हम लोग क्या लिखेंगे m1a, ठीक है भाई। ठीक है, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 1। अब चलते हैं इसकी तरफ, फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ, तो F किसके बराबर आएगा, ऊपर, ऊपर कौन है T, T माइनस m2g, T माइनस m2g, सिंपल, ठीक है। जिस तरफ जा रहे हैं उस तरफ वाले में से नीचे वाला घटा दो, जिस तरफ जा रहे हैं उस तरफ वाले में से जो दूसरी तरफ वाला उसको घटा दो, उससे ये बन गई, एक ये बन गई, ये किसके बराबर आएगा m2a, T माइनस m2g, ये इक्वेशन 2 होगी, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को बेटा कर देते हैं हम लोग मैथमेटिकली सोल्व, जो कि आप लोग को आता है 10th में, आप लोग रेखीय समीकरण या फिर लीनियर इक्वेशन पढ़कर आए हो। देखो कैसे करूंगा मैं, सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, m1a किसके बराबर है m1g माइनस टी, m2a किसके बराबर है, बेटा देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं, मैं पहले इसको लिख रहा हूं माइनस वाले को, माइनस m2g, और प्लस वाले को लिख रहा हूं यहां पर, सही लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग बेटा क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे। सोल्व करने के लिए हमको पता है ये दोनों जुड़ रहे हैं, m1a प्लस m2a, ये दोनों जुड़ रहे हैं, ये कट गए प्लस माइनस के, ये m1g प्लस माइनस m2g, ठीक है। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन, ऊपर लिख लेते हैं अपन इसको, a को कॉमन ले लेता हूं, बच गया m1 प्लस m2, यहां बच गया g को कॉमन ले लिया m1 माइनस m2, देख लो g को कॉमन ले लिया m1 माइनस का m2, तो जो हमें एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करना था वो हमारे पास किसके बराबर आ गया, g m1 माइनस m2 बाय में m1 प्लस m2, बस आंसर बन गया। ये हमारे पास निकल गया किस एक्सेलेरेशन के साथ कनेक्टेड मोशन में चीजें नीचे की तरफ गिरती है, बड़ा आसान सा टॉपिक था, ठीक है। इसमें हम लोग खिंचाव भी निकालेंगे, रस्सी के अंदर टेंशन कितनी है उस खिंचाव के लिए भी फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं कैसे बनेगा फॉर्मूला। क्या करते हैं बेटा आपा, इधर एक इक्वेशन क्या थी हमारे पास, m2a इज इक्वल टू टी माइनस m2g, ये इक्वेशन नंबर 2 थी। मैं दोनों इक्वेशन को एक बार ऊपर लिख देता हूं। इक्वेशन फर्स्ट तो है हमारे पास m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी, और इक्वेशन 2 है m2a इज इक्वल टू टी माइनस m2g, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। कैलकुलेशन ऑफ टेंशन टी इन स्ट्रिंग, रस्सी में खिंचाव फाइंड आउट करना है। क्या करो, डिवाइड इक्वेशन 1/2, 1 को 2 से भाग कर दो, m1a को m2a से भाग कर देंगे, m1g माइनस टी को t माइनस m2g से भाग कर देंगे, a से कट जाएगा, बचेगा क्या m1 बाई m2, m1g माइनस टी, t माइनस m2g, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो m1t,
और जब उससे मल्टीप्लाई होगा तो -m1m2g, इधर मल्टीप्लाई होगा तो m1m2g, और ये उधर मल्टीप्लाई होगा तो -m2t। टी वाले को टी वाले की तरफ कर दो, ये मैं रब कर देता हूं। टी वाले को टी की तरफ ले आएंगे, m1t प्लस m2t, और इसको उधर ले जाएंगे m1m2g प्लस m1m2g, ये तो 2 बार हो गया 2m1m2g, और यहाँ पर t कॉमन ले लेंगे तो m1 प्लस m2, t किसके बराबर आ गया 2m1m2g बाय m1 प्लस m2, बस आंसर निकल गया। ठीक है, ये था हमारे पास कनेक्टेड मोशन। लगभग यहाँ पर आप लोग का ये पार्ट, इस चैप्टर का ये बड़ा पार्ट, लॉज ऑफ मोशन का ये पार्ट लगभग खत्म हो गया है। देखिए बेटा, इसके अंदर कुछ और टॉपिक भी आप लोग को मिलेंगे, जैसे कॉन्सिक्वेंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो वो थ्योरी का टॉपिक वो आप लोग खुद पढ़ोगे, उसमें कोई दिक्कत आए, प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ लेना। ऐसे 1-2 थ्योरी के टॉपिक जरूर 1-2 और हो सकते हैं, तो वो आप लोग खुद पढ़ोगे। उसमें कुछ समस्या आए, कुछ इंग्लिश ना समझ में आए, या फिर भी कुछ पूछना हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं डिस्कस कर लेता हूँ क्या क्या टॉपिक रहे हो सकते हैं। जैसे कि ये मेरे पास बुक है, आप लोग कोई बुक यूज करते होंगे। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन। देखो एक टॉपिक है सिस्टम विद वेरिएबल मास और रॉकेट, रॉकेट वाला टॉपिक। ये टॉपिक बेटा आप क्या हम लोग अभी नहीं करेंगे टॉपिक। ठीक है, इस टॉपिक को नहीं छेड़ना अभी। बाकी लगभग सारे टॉपिक हो चुके हैं। कोई एक आधा टॉपिक अगर फिर भी छूटता हो, जैसे कॉन्सिक्वेंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसके अंदर कुछ न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस बता रखे हैं। तो आपने सिर्फ जो हेडिंग है वो याद कर लेनी, जैसे नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी यूनिफॉर्मली अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। जब आप अंदर पढ़ोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ जी ये बातें हम लोग डिस्कस कर ली है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं वो पढ़ लेना। इसका लगभग ये एक पार्ट हमारा हो गया खत्म। ठीक है, आज हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नया पार्ट स्टार्ट करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर किसी ने कुछ पूछना है तो अभी 5-7 मिनटों में तो पूछ सकते हो। इसकी रिकॉर्डिंग वीडियो आप लोग को मिल जाएगी थोड़ी देर में, फिर भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ठीक है फिर बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मंडे को। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, अपनी तैयारी करते रहो। थैंक यू वेरी मच।